देखिए वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 को लेकर कंप्लीट अप्रोच को लेकर। और इसमें हम कंप्लीट अप्रोच को लेकर, जैसा आप मेरे बारे में सभी जानते हैं, हम उन चीज़ों को देखेंगे कि रेलवेज़ के लिए क्या तरीके रखने पड़ेंगे हमको, जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन है। इससे पहले हम आपके साथ बात कर चुके हैं मैथ्स को लेकर, स्ट्रैटेजी, जीएस को लेकर, बट एक समराइज वे में सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको क्या क्या मेन क्वेश्चन हमारे बनते हैं। जैसे कुछ लोगों को मॉक टेस्ट का रहता है प्रॉब्लम, किसी को प्रीवियस सर्च का रहता है कितना करना है, और तीनों सब्जेक्ट को लेकर कि कितना किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं रणनीति के हिसाब से। लास्ट में ये भी देखेंगे कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस रहनी चाहिए हर सब्जेक्ट को लेकर। इसमें समराइज वे में हम बात करेंगे और बहुत पेशेंसली देखिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है हमारी, पर इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे सबसे पहली बात है कैसे तैयार करना है। क्यों मैथ्स, रीजनिंग, जीएस को लेकर हमने ज़्यादातर बात नहीं करी है पूरी तरीके से, ओवरऑल तरीके से क्या तैयारी रखनी है ये भी नहीं ध्यान देना है। काफ़ी लोग गलतियाँ क्या कर रहे हैं कि जैसे हम जीएस पढ़ा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो हम बोलने लग जाए कि जीएस पूरा कर लीजिए। ये बात ज़रूर है कि सिलेक्शन निर्धारित इस सब्जेक्ट पे करता है, पर ऐसे और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स हो गया, उसको लोग ज़रूर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिले लेके चल रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं उसमें काम, उससे भी सिलेक्शन का कुछ बाधाएं बन जाती है। तो आपको ये भी देखना है कि जीएस में समय देना, पर मैथ्स को भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है, क्या पैटर्न रहा था, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि जब हमने दिया था 2019 के टाइम पे दिया था, अब इस बार के पैटर्न में कुछ चेंजेस रहे थे। आपके मैथ्स की ही बात मैं कर रहा हूँ, जीएस की लेकर बात कर रहा हूँ। तो कंप्लीट पूरे सारे सब्जेक्ट को लेकर देखेंगे कि प्राथमिकता किसको पहले देनी है सब्जेक्ट के हिसाब से, राइट। अब दूसरी बात क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसको कहा जाता है। हम बहुत लंबे समय से ये चैनल को रन कर रहे हैं, पर हमने बहुत रेयर ही वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। मैंने आपने देखा होगा हमारे चैनल पे कि महीने में 1 या 2 वीडियो आती है। तो इस बार मैंने कोशिश करी कि इसमें भी समय दिया जाएगा, और जितना आपका सिलेबस है इसमें आरआरबी एनटीपीसी को लेकर, उस सभी चीज़ों को लेकर इसमें समराइज वे में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो उसको लेकर हम वीडियो में आगे बात करेंगे ना। इसका अगला क्या है, मॉक टेस्ट कितना करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी लोगों की गलतियाँ रहती है कि मॉक टेस्ट कितना लगाएं, वीक में 1 लगाए या डेली लगाए या हफ्ते में 2 लगाना है या महीने में 1 बार लगाना है मॉक टेस्ट। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको हम लास्ट में बात करेंगे। अभी धीरे धीरे टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। अगला है हमारा प्रीवियस सर्च कितना करना, ये भी ज़रूरी बन जाता है कि 10 साल का करें, क्योंकि आप देखते होंगे मार्केट में 1999 से लेकर तक का कंटेंट है आपके पास, उतना ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बात करूँगा किस तरीके से और कितना करना है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक टाइम पे पैटर्न अलग हुआ करता था, आज के टाइम में पैटर्न पूरा बदलाव हो गया है, अप्रोच भी बदल गई है आपकी हर सब्जेक्ट को लेकर। तो उस तरीके से हम देखेंगे। लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण है कि टाइम टेबल क्या रखना है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीएस को ज़्यादा समय दे, मैथ्स को ज़्यादा दे, इन दोनों में से किस तरीके से बैलेंस बनाए, तो इसको भी हम देखेंगे इसमें। और फिर लास्ट में है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि आपको तैयारी करते समय स्मार्ट अप्रोच के तहत ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से। सिलेबस पूरा कवर करना है, पर यह भी समझना है कि हमारे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर कम समय देने के बाद हमको ज़्यादा मार्क्स देखने को मिलेंगे, उसी को स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहा जाता है। तो उसमें हम प्रॉपरली बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, या हमको यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, पर 2-4 चीज़ें पहले आगे बढ़ेंगे हम, है ना। हाँ, बाकी देखिए अगर आप बुक को लेकर रहते हैं कि हमको कौन से ऑब्जेक्टिव बुक लेनी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव बुक के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है, इसका लिंक मिल जाएगा आपको। पूरा क्वेश्चन बैंक है, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपने सुना होगा, बहुत फेमस पब्लिकेशन रहा है इनका। और मैं खुद जो भी आपको कंटेंट बताता हूँ या प्रमोट करता हूँ, मैंने आपको बता रखा कि बिना देखे मैं कोई कंटेंट आपको नहीं बोलता कि आपको पढ़ना है। ये मैंने खुद पढ़ी है और काफ़ी अच्छा कंटेंट इन्होंने दे रखा है, तो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। इसमें रेलवेज़ को लेकर है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और उसमें जो भी आपका कंटेंट दे रखा है बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा रखा है लेमन लैंग्वेज में। तो एग्ज़ाम जो है आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड, उस तरीके से आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप ये सोच रहे होंगे कि कंटेंट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। जो भी कंटेंट मैं बताता हूँ आपको, मेरे हिसाब से पहले मैं उसको देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे ठीक लगा था वो, तो एक बार आप जाके देखिएगा। पूरी क्वेश्चन बैंक अच्छे से दे रखा है, हर चीज़ को बहुत लेमन लैंग्वेज में दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी अपने हिसाब से आपकी जो चॉइस बनती है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, खैर आगे बढ़े हम। पहले यहीं पर इस चीज़ को समराइज कर लेते हैं, फिर हम आगे अपने सब्जेक्ट को देखेंगे कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं। पहली बात देखिए, हमें इंपॉर्टेंस के हिसाब से बात करनी है कि इंपॉर्टेंस किसको रखना है। मैं आगे बताऊंगा, पर ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको मैथ्स में सबसे नंबर प्राथमिकता रखनी पड़ेगी, मैथ्स को सबसे ऊपर रखना है। मैं जीएस पढ़ाता हूँ, आपने पूरा देखा होगा हमारा चैनल जीएस को लेकर है, और मैं जीएस एसएससी वगैरह को भी बहुत लंबे समय से पढ़ा है मैंने। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच थोड़ी बदलनी चाहिए। आप ज़रूर से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जैसे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा जीएस करिए, ये ज़रूर है कि इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छा है, सिलेक्शन निर्धारित ये सब्जेक्ट करता है, पर इतना भी ज़रूरत से ज़्यादा इसमें समय नहीं देना कि आपकी कुछ दिक्कतें हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे समय आप लिमिटेड देते हैं और आपको बोनस उतना ज़्यादा ही आपको
मिलता है, या जितना आप मेहनत करते हो उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको जितना समय देंगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ये जीएस ऐसा है कि अनप्रेडिक्टेबल जिसको कहा जाता है, कि अगर आपने करा है समय, ज़रूरी नहीं जितना आपने मेहनत करी उतना आपको रिजल्ट मिल जाए, तो वो दिक्कत कर जाती है। इसलिए मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे मार्क्स लेकर आ जाएंगे आप, तो आपको ये रहता है कि चलिए सिक्योर है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो पहले मैथ्स पे प्राथमिकता देनी है, सेकंड नंबर पे किसको देनी है, जीएस को, एंड थर्ड नंबर पे देना है रीजनिंग को। कैसे रखना है इसको आगे हम बात करेंगे, अनाउंसमेंट वगैरह आगे देखेंगे हम। इसके बाद है मॉक टेस्ट को लेकर, मॉक टेस्ट कितना करना है, ये बहुत ज़्यादा लोग दिक्कत कर जाते हैं। मॉक टेस्ट को एक जरूर ध्यान में रखना है कि मॉक टेस्ट आपका वीक में एक ही होना चाहिए, एक वीक में बस, ओनली एक। आप ये मत करिएगा कि कहीं आप 2-3 दिन में एक बार लगाने हैं, डेली कर रहे हैं, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं होता। क्योंकि एक चीज़ मैंने बताई हमेशा, और हमने भी अपने हिसाब से तैयारी में रखा था। मैंने ISSC CGL जब 2018 दिया था, उससे पहले के एग्जाम मैंने दिए, ये मेरा एक अप्रोच रहती थी जो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता था। वीक में एक बार करना, आप कोई भी डे सेट कर लीजिए। वैसे हम संडे का करते थे, संडे का डे एक सेट रख लीजिए कि मुझे एक मॉक टेस्ट देना। ऑल इंडिया लेवल का भी होता है कई जगह, ऑल इंडिया लेवल में, या आप कहीं भी, आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दे रहे हैं, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, बस एक ही देना है। और उस पूरे दिन भर में आपको और कोई स्टडी नहीं करनी, बस उसी में सारा समय लगा देना है, मॉक टेस्ट में ही। कैसे करना है, ऐसा आपने पूरा मॉक टेस्ट लगाया, जो आपकी कमी है उसको पहले एनालाइज कीजिए। मॉक टेस्ट होता 1-1.5 घंटे का है, पर वो जो सारी मेहनत होती है एनालाइज को लेकर होती है। एनालाइज कीजिए क्या दिक्कत आई है। प्रॉपर एनालाइज करने में आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट लग जाएंगे, और हर वीक में एक जरूर लगाइए। महीने का मैं कभी नहीं बोलता कि एक लगाइए, आपको बार बार करना है। काफ़ी लोग कहते हैं सिलेबस कवर हो जाए तब करें, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट साथ साथ लगाते रहिए जितनी भी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, आपको संडे को एक वीक बैठिए और 1-1.5 घंटे का जो भी आपका मॉक टेस्ट होगा उसको लगाने के बाद फिर उसको एनालाइज कीजिए पूरे दिन भर, और फिर उसके बाद और कोई भी बुक आपको छेड़नी नहीं है। फिर अगले दिन से जो आपका मंडे से रूटीन होगा उसको फॉलो करना है। प्रीवियस सर्च के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना प्रीवियस सर्च करके आप आगे जा रहे हैं तो ज़्यादा नुकसान कर जाएगा। प्रीवियस सर्च बैकबोन है, पर पूरा निर्भर भी नहीं होना, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक बुक बताई थी आपको अभी, प्रीवियस सर्च कैसे करनी है या कोई बुक से कैसे पढ़ना है। जैसे आपने किसी से कंटेंट पढ़ा है, हमसे आप पढ़ रहे हैं, जीएस मान के चलिए हमारे बैचेस में पढ़ रहे हैं आप, या किसी टीचर के बैचेस में आपने पढ़ा, कंटेंट को कंप्लीट करने के बाद तुरंत आपको प्रीवियस सर्च की बुक पे जाना है। और बुक कैसे करनी है उसको एक बार, जैसे आपने टॉपिक कवर कर लिया तो आप साथ साथ लेकर चलते रहिए उस टॉपिक को। उससे क्या होता है, आपको दिमाग में बैठ जाता है। प्रीवियस सर्च करने का फायदा देखिए 2 चीज़ों में होता है। एक तो ये होता है कि वो कंटेंट डायरेक्टली रिपीट होता है। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि 30% आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, और कुछ क्या होता है 10 से 20% आपके इनडायरेक्टली वे में उससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उस साल कुछ टॉपिक आया है, उसी टॉपिक को घुमा के थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया गया। तो कह सकते हैं 30 से 40% के बीच आपका प्रीवियस ईयर्स रिपीट करता है। तो इसलिए वो क्या है, डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पर कितना करना है ये भी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया 1999 से करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस समय बहुत आसान लेवल का जीएस होता था, अब थोड़ा डायनेमिक हो गया है। तो किस तरीके से करना, आपको जितना हो सकता है नॉर्मल लेवल पे लेके चलना है। जैसे 2019 के एमटीपीसी के पेपर को लेकर 2025 तक के जो एग्जाम हुए थे उनको कवर करके निकलिए। रेलवेज़ के सारे, पहले रेलवेज़ के कंप्लीट करने, बाद में आप एसएससी में जाइएगा। जैसे रेलवेज़ के जेई के एग्जाम हो गए, जहाँ पर भी आपकी जीएस के क्वेश्चन आएंगे उनको करना है। जो रिसेंट के सारे क्वेश्चन है 2019 से लेके 2023-24 तक जो एग्जाम्स हुए, ठीक है, उसके आगे नहीं जाना। और वो ऐसी बुक को पकड़ना है, ऐसा नहीं करिएगा कि आप कोई अदर बुक को लेकर जा रहे हैं 1999 से करें तो ज़्यादा समय लग जाता है और आपको उतना कंटेंट नहीं मिलता जो आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। टाइम टेबल को मैं लास्ट में बात करूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है, कवर कर लेंगे, ठीक है। ये बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से स्टैटिक जीके और भी सब्जेक्ट के मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके विजिट कर लीजिएगा जिस मीडियम के है, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, मान ली सबसे पहले मैंने बोला है मैथ्स को प्राथमिकता देनी है। मैं जीएस पढ़ाता हूँ आपको, पर मैं चाहूँ तो मैं आपको जीएस पहले प्राथमिकता देने को बोल दूँ, पर उसका कोई ज़्यादा प्रभावी रूप देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्या कहानी, इसको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, कहने का मतलब है मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप इसमें जितना समय देंगे उतना ही आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है। जैसे अगर आप एक परसेंटेज में एक लिमिटेड समय देते हैं तो उसको रिजल्ट आपको वो दुगना करके देता है। कि अगर आप 2-4 घंटे आपने दिन भर में लगाए और आपने हफ्ता कर लिया ये, तो आपको ये रहता है कि मैंने 80% प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया है। अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन ना आए तो मैं सारे क्वेश्चन बना लूँगा। पर जीएस में आप ये नहीं कह सकते कि आपने मुगल एम्पायर पूरा पढ़ लिया है और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। एग्जामिनर अगर आएगा आपको पूछने पे तो हालत ख़राब कर देगा, कितनी आप पढ़ लीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, जितना समय देंगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। खैर वो बात सारी हो गई। अब मैथ्स में देखिए क्या करना है। मैथ्स में अरिथमेटिक को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी है बजाय एडवांस मैथ्स के। पर मैंने बोला है कि एडवांस मैथ्स की प्राथमिकता कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन इस बार पिछले 2019 में जब हमने पेपर दिया था उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है इस बार। पर वो आसान बात ये रही थी कि क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, करने लायक क्वेश्चन थे, जो थोड़ा बहुत घुमा रहा था और अरिथमेटिक में घुमा रहा था। और रेलवेज़ का हमेशा से नेचर रहा है कि वो
अरिथमेटिक पे ज़्यादा बात करता है बजाय एडवांस मैथ्स के। तो प्राथमिकता किसको देनी है? अरिथमेटिक को। देना दोनों को ही है, पहले अरिथमेटिक को खत्म कीजिए क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछ रहा है। और स्मार्ट अप्रोच के तहत ये होता है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा रहे हैं उसमें काम करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। खैर, अगले नंबर पे करना है आपको एडवांस मैथ्स, पर पहले अरिथमेटिक के टॉपिक देख लीजिए कौन सा जरूरी है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस को सबसे ज़्यादा करना है आपको, जितना हो सकता है उतना समय दीजिए। और प्रॉफिट एंड लॉस को करने से पहले अगर आप परसेंटेज को अच्छा कर लेंगे उतना वैल्यूबल रहेगा। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक की जो नींव बनी होती है वो अरिथमेटिक की परसेंटेज पर डिपेंड रहती है। जितना आपका परसेंटेज मजबूत होगा उतने आपके अरिथमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो आपको परसेंटेज पहले कर लेनी है, उससे क्वेश्चन डायरेक्टली आते भी हैं। तो पहले परसेंटेज टॉपिक कर लीजिए, जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इस पे जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस पे। पर इन टॉपिक को करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बताना भूल गया, इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना आपको। नंबर सिस्टम आपके एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक माना जाता है रेलवेज के एग्जाम में। नंबर सिस्टम डायरेक्टली क्वेश्चन आप टियर 1 का एग्जाम देखेंगे, टियर 2 का देखेंगे, बहुत आसान लेवल के, थोड़े टिपिकल लेवल के भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे समझ लीजिए अगर आप पूरा अरिथमेटिक का पेपर लगा रहे हैं कि 100% का पेपर है, तो उसमें से 40 या 50% आपका नंबर सिस्टम आ जाता है। रेलवेज के एग्जाम की हम बात करें, एसएससी की नहीं। एसएससी में हमेशा नंबर सिस्टम को बाद में करने के लिए कहता हूँ, ठीक है। इसलिए आपको नंबर सिस्टम को प्राथमिकता इस तरीके से देनी है। इसके बाद आपको देनी है, फर्स्ट नंबर पे नंबर सिस्टम हो गया, दूसरा आपको परसेंटेज देना है, तीसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस, और चौथे नंबर पे आपको देना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों साथ में ही लेके मैं चलता हूँ, वैसे अलग अलग चैप्टर हैं। पर जब भी मैंने बोला अरिथमेटिक में आपको उलझाना चाहेगा तो इसी टॉपिक को छेड़ता है वो, किसी भी अच्छे बच्चे को फंसाने के लिए। अच्छे क्वेश्चन ही से बनते हैं, और इस बार के आप एग्जाम देखिएगा तो वहाँ पर भी आए थे। तो इसलिए आपको इन टॉपिक को करने का, फिर नंबर टाइम एंड डिस्टेंस में जाना, जो एक अच्छा टॉपिक माना जाता है, टिपिकल टॉपिक्स में से एक है। बाकी इसके ऊपर मैंने कंप्लीट आपको बता रखी कि मैथ्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले प्रोवाइड कराया था। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। टीचर कौन से तो अपने हिसाब से देख लीजिए, पर एसएससी के टीचर पे मत जाइएगा, कोशिश करिएगा कि जो आपको रेलवेज का कंटेंट देते हैं उसी पर रहे, क्योंकि इतना लेवल एसएससी सीजीएल बराबर इसका नहीं है लेवल मैथ्स का, ठीक है, रेलवेज का। क्लियर हो गया? अब आगे बात करें, अब अगला है हमारा जीएस। जीएस को दूसरे नंबर पे प्राथमिकता देनी है। अब ये डिपेंड करता है, देखिए प्राथमिकता किस हिसाब से डिसाइड होती है। अगर आपका मैथ्स बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे के अच्छे पूरे क्वेश्चन कर ले रहे हैं, कभी कभी दिक्कत हो जाए तो तब आप जीएस को पहले कर सकते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैथ्स में थोड़ी बहुत डामाडोल है, इसलिए मैंने बोला था कि वो ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसमें 2-3 क्वेश्चन में गलत करके आ रहे हैं तो ज़्यादातर संभावना रहती है कि दूसरा स्टूडेंट आपसे ज़्यादा क्वेश्चन बना के निकल जाएगा। और अगर वो ज़्यादा बना के निकल गया तो आप मेहनत कितनी भी कर लीजिएगा जीएस में, तो आपके पीछे हो जाएंगे आप। तो मैथ्स को पहले प्राथमिकता देनी है, फिर आपको इसमें देनी है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप जीएस को पहले प्राथमिकता दीजिए। जीएस में कैसे करना है मैंने आपको बताया था। सबसे ज़्यादा फेरबदल इसने करा है इस बार के एग्जाम में, करंट अफेयर को ही करा है जीएस के सब्जेक्ट में। जीएस में सबसे ज़्यादा फेरबदल पैटर्न में हुआ है। करंट अफेयर पहले भी आती थी, अब भी आती थी, पर इस बार क्वेश्चन ज़्यादा रखे गए। पहले करंट अफेयर किस तरीके की आती थी, मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में आपको बता रखा है कैसे करनी है करंट अफेयर, चैनल पे देख लीजिएगा। करंट अफेयर इस बार बहुत अच्छे लेवल की पूछी गई है, मतलब आसान नहीं है, क्वेश्चन भी ज़्यादा है और टिपिकल भी रखी गई कुछ तरीके के, कुछ एक आसान तरीके से, कुछ 10-20% कहेंगे क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे। और कॉम्पिटिशन 10-20% में ही होता है, 80% क्वेश्चन में नहीं होता। तो करंट अफेयर को आपको सबसे नंबर पर प्राथमिकता में रखना है, और जितना हो सकता है 1 ईयर की करंट अफेयर कीजिएगा। सपोज मानिए कि आपका एग्जाम 1 जुलाई को 2026 को, तो आप इस 1 जुलाई 2025 से 2026 तक की पूरी करंट अफेयर अच्छे से करके जाइएगा। 1 साल की करंट अफेयर बहुत अच्छी होती है। इस बार कितनी आई थी तो 6-7 महीने की पूछी गई थी, पर फिर भी 1 साल की करके जाएंगे तो उतना अच्छा वेल एंड गुड रहेगा। पर एग्जाम से 5-6 महीने पहले की करंट अफेयर को बहुत मजबूती से कर लेना कि एक भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। और कैसे करना, थोड़ा समझ के करना है, ऊपर से रटना नहीं है, ठीक। सेकंड नंबर हमारा, और वैसे मंथली करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप चैनल पे विजिट रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कंटेंट मिलता रहेगा। सेकंड नंबर पे है आपका पॉलिटी, जिसको राजनीति शास्त्र कहा जाता है। पॉलिटी को मैं सबसे ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे गए थे और सिलेबस बहुत छोटा है इसका, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि आपके लिए क्वेश्चन थोड़े अच्छे पूछे गए थे, आसान क्वेश्चन थे। तो पॉलिटी को आपको सेकंड नंबर पर रखना है। इसके ऊपर मैं कुछ एक दिन में 2-1 दिन होंगे, मैं मैराथन आपको प्रोवाइड करा दूंगा 10-12 घंटे की, बहुत बड़ी वीडियो रहेगी, आप लोग पसंद भी करते हैं। और एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूं मैं, तो आप चैनल पर रहिएगा, आपको सारा कंटेंट वहीं से मिल जाएगा। पॉलिटी में इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद ये लगाइएगा कि अगर इस बार स्टैंडर्ड बढ़ाया भी गया है तो मैं उस तरीके से कराऊंगा आपको कि दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तो पॉलिटी का काम वहाँ से आपका बन जाएगा। मैराथन आएगी, जैसे मैं अनाउंसमेंट की बात कर रहा था, हिस्ट्री की आपको एक हमने प्रोवाइड करा रखी है 12 घंटे की, इसको फॉलो कर लीजिए।
पॉलिटी की हमने आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, और साथ साथ स्टैटिक जीके की आने वाली, जिससे आपके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं से आपको देखने को मिलेगा। विद प्रीवियस ईयर हम आपको बताएंगे इस बार के लेवल का स्टैंडर्ड क्या रहा था, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खैर ये हो गया हमारा। सेकंड नंबर पे आपको पॉलिटी नंबर पर रखना है। तीसरा है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर मैं अपने बैच में भी नहीं करा रहा हूँ, आप जानते हैं आप लोगों ने बहुत पसंद भी करा है हमारे आरआरबी एनटीपीसी बैच को। पिछले साल भी आपने बहुत ज़बरदस्त पसंद करा था 2024 के बैच को, और सबसे ज़्यादा आपने एक तरीके से रिस्पॉन्स करा था। यूट्यूब पे भी हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत पसंद करी थी आप लोगों ने, पर हमने आपको वहाँ भी कंप्यूटर नहीं दिया था, इस बार भी नहीं दिया। हाँ, कंप्यूटर हम आपको एप्लीकेशन में कुछ क्लासेस करा देंगे जिससे आपका काम चल जाएगा, पर कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा है। अगर आपको हो सकता है तो आप डेडिकेट किसी तरीके से किसी टीचर से पढ़ लीजिए या यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको पर प्राथमिकता ज़्यादा देनी है क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आए थे, और मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, पैटर्न जैसे लगातार आगे बढ़ रहा है, एसएससी हो, रेलवेज हो, कंप्यूटर के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आसान क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं होते। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पूछता है बस, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकली चीज़ें पूछ रहा है। वो आसान है कि आपको बेसिक नॉलेज पूछ रहा है, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे आपको कराने वाले, तो कंप्यूटर कर लीजिएगा। चौथा नंबर पर हिस्ट्री, जो हमने आपको बताया हिस्ट्री में आपको मैराथन तरीके से प्रोवाइड करा रखा। मॉडर्न हिस्ट्री हमने कराई थी, ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ज़रूरत क्या रहनी है कि आपको जो इस बार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, बार बार मैं जोड़ रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उनके हिसाब से ही चलना है। इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए थे, हमने रिवॉल्ट वगैरह आपको कराए, जो विद्रोह हुए थे बड़े बड़े, वो क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। और हिस्ट्री में किसको करना है? सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को करना है, फिर करना है एंशिएंट हिस्ट्री, लास्ट में मेडाइवल हिस्ट्री को करना है। सबसे पहले प्राथमिकता देनी है आपको मॉडर्न हिस्ट्री को, राइट। तो ये आपका यहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाता है। हिस्ट्री क्लियर हो गया, और हिस्ट्री को वैल्यू देना है क्योंकि क्वेश्चन जो अगर मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा आपके करंट अफेयर क्या है, तो सेकंड नंबर पे हिस्ट्री क्या है, पर मैंने इसलिए नीचे रखा है इसको क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है। अगला आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस आपके एनटीपीसी के एग्जाम में ज़्यादा नहीं आती है। जैसे आप ग्रुप डी में जाएंगे, जेई के एग्जाम में जाएंगे, वहाँ साइंस ज़्यादा आती है, एएलपी जैसे एग्जाम में, और टिपिकल भी आती है। यहाँ पे इतनी टिपिकल नहीं आती, पर आपको साइंस को वैल्यू फिर भी देनी है। साइंस में आपको सबसे पहले फिजिक्स को करना है, देन आप केमिस्ट्री कर सकते हैं, और फिर इसके बाद आपको करना है बायोलॉजी। अब आप बोलेंगे ये ऑर्डर क्यों रखा गया है, बायोलॉजी तो सबसे ज़्यादा आती है, बात ठीक है, पर आपको इतना श्योरिटी आपसे नहीं कह सकते कि आपने पूरा बायोलॉजी करा और सारे आ जाएंगे। पर हाँ, अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, कितना भी टिपिकल पेपर बनाएगा तो आप इजीली कर लेते हैं, मेरा ये मानना है। और इसी तरीके से आपको थ्योरी रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या करना है आपको? ज्योग्राफी में जितना हो सकता है इंडियन ज्योग्राफी को करना है, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे आए थे इस बार के, मतलब आसान क्वेश्चन थे पर ज़्यादा थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो ज्योग्राफी करके जाना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योग्राफी में अगर आप प्रीवियस ईयर पे करके जा रहे हैं, जिस बार के पेपर में आए थे एनटीपीसी के, कुछ क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली यहाँ से फंस जाएंगे, ठीक है। अगला आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को लेके थोड़ा सा ट्रिकी है, एक है अंडर ग्रेजुएट होता है और एक होता है ग्रेजुएट लेवल का। ग्रेजुएट लेवल में आपकी इकोनॉमिक्स की जो पूछी गई थी वो सारी करंट अफेयर के हिसाब से पूछी गई थी कि कोई डाटा आया उस तरीके का। अंडर ग्रेजुएट जो 12th लेवल का एग्जाम था, वहाँ पर इकोनॉमिक्स किस तरीके की पूछी गई थी, उसमें अलग तरीके का आया था। मतलब उसमें ऐसा रखा था जैसे आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, जब हमारे देश की आज़ादी के बाद 1991 तक जो हमारी अर्थशास्त्र एक तरीके से चल रहा था, जो हमारी इकोनॉमी चल रही थी, उस हिसाब से क्वेश्चन आए थे कि इस समय हमारा जीडीपी क्या रहा था, या 1991 में कौन कौन सी पॉलिसीज हमने लाए थे इकोनॉमी को लेकर, उस तरीके की आसान पूछी गई थी। कहने का मतलब ये, तो दोनों तरीके से अलग है। ग्रेजुएट में अलग तरीके की पूछी गई थी, अंडर ग्रेजुएट में अलग तरीके की। कोशिश ये रखिएगा करंट अफेयर भी कर रहे हैं तो आप थोड़ा इकोनॉमिक्स के टाइप की कुछ आ रहे हैं, कुछ आरबीआई ने कोई अपना रेट निकाल दिया, इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट सीआरआर कुछ आ गया आपका, उनको थोड़ा पढ़ के जाइएगा, उससे क्वेश्चन आए थे। कहने का मतलब क्या करना है, तो देखिए इकोनॉमिक्स हम भी करा रहे हैं आपको बैच में, और जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे वहाँ पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स छोड़ना नहीं है। इकोनॉमिक्स में कोशिश ये रखनी है कि एनसीईआरटी की जो आपकी 12th क्लास में एक आती है, जो भारतीय, उसको हिंदी में कहते हैं इंडियन डेवलपमेंट कुछ ऐसा ही है, याद नहीं आ रहा मुझे, वो बुक आपको मिलती है 11th या 12th में, उससे क्वेश्चन आए थे इस बार के एनटीपीसी में। उम्मीद लगाइएगा उस बार भी आएंगे, और इस बार के प्रीवियस ईयर जरूर करके जाएगा, आपको थोड़ा सोच आपकी डेवलप होगी किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आसान थे, कहने का मतलब ये अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में। ग्रेजुएट में तो आपको पूरा करंट अफेयर रख दिया था उसने कोई एनसीईआरटी छेड़ा भी नहीं। तो आपको कैसे करना है, तो कोशिश करिएगा कि अगर आप उस एनसीईआरटी को छोड़ सकते हो तो छेड़ लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर उसके अलावा अगर आपको और कोई लग रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक करने हैं, मैक्रो के करने हैं, मैं अलग से इसके ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है। पहले आपको वही करना है जो हमने आपको प्राथमिकता दी है। लास्ट है स्टैटिक जीके। देखिए वैसे स्टैटिक जीके में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने को देता हूँ, एसएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा आती है, पर आपके रेलवे में कम आई है। पर ये इस बार कम आई, इसका बारा मतलब है कि इस बार भी नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। पर हाँ, स्टैटिक जीके आपको इतनी करनी है कि आपके क्वेश्चन सारे जो पेपर आए थे, एक ही टॉपिक से आए थे, वो थे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर मैं आपको
4-5 दिन के अंदर एक मैराथन कराने वाला हूँ कंप्लीट, उससे आपका सारा पेपर आ जाएगा। उसी तरीके के क्वेश्चन आए थे और बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे। जैसे इसमें एक हो जाता है आपका टॉपिक क्लासिकल डांस, इसी में एक आपका होता है फोक डांस। और क्लासिकल डांस ऐसा मत सोचेगा कि बहुत ऊपर से पूछ लिया गया कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, इस तरीके का नहीं, उसके अंदर डिटेल में जाके पूछा उसने। तो आपका क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गया, इस तरीके के आपके क्वेश्चन हो गए। फिर आपका फेस्टिवल्स वगैरह हो जाते हैं, उनको भी देख के जाना आपको, ठीक है। कुछ आपके जैसे आपके आर्टिस्ट हो जाते हैं, रिसेंट में कोई करंट में किसी व्यक्ति की, बहुत महान शख्सियत की मृत्यु हो गई और वो भरतनाट्यम से संबंधित है, तो उस तरीके की भी याद रखने। तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर के हिस्से हो जाते हैं जो मैं आपको करा दूंगा इसी में, तो आपको ज़्यादा जानने की भागने की जरूरत नहीं है। तो स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर पर ज़्यादा काम करना है, बस वहीं से आपके पेपर आए थे। ये हमारा हो गया जीएस को लेकर, ठीक है। अब आप बात करते हैं रीजनिंग को लेकर। अच्छा देखिए, बाकी इसके अलावा आप सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 के बैच को, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप मेरे बारे में सभी जानते हैं, सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कर रखी इस बार, सारा आपका डिटेल का है। प्रीवियस ईयर की चीज़ों को देख रहे हैं बिल्कुल, जो इस बार का लेटेस्ट पैटर्न रहा था, करंट अफेयर भी हमें उस तरीके से करा रहे हैं। और सारे जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, सभी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और प्राइस आपको बिल्कुल उस तरीके से दिख रहा है, बेसिक से लेकर एडवांस की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड कंटेंट रहेगा, जो इस बार का पेपर का पैटर्न रहा था, पुराना कंटेंट नहीं रहेगा। और महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, आपको प्रीवियस ईयर पढ़नी है डिटेल के साथ, तो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पर जीके कैफे देख लेना, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग को तीसरे नंबर पर रखना, पर इसको इग्नोर नहीं करना। ऐसा सब्जेक्ट है ये कि लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आसान है, आराम से कर लेंगे, बात ठीक है। पर मैंने आपको बोला है, जैसे मान के चलिए लोग इतना इसको आसान लेके चलते हैं, मान के चलिए 20 क्वेश्चन आए, लोग कहते हैं कि आराम से कर लेंगे, क्या है, पर अंततः वो क्या करते हैं गलतियाँ कि 18 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, या 17 क्वेश्चन करके आते हैं, या 19 करके आते हैं। वो 20 के 20 नहीं कर पाते। गलती क्योंकि वो इसको जरूर से ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जैसे मैथ्स की कहानी हमने बताई थी। तो इतना भी इग्नोर नहीं करना, थोड़ा समझ के चलना है कि हाँ, ये टॉपिक सब्जेक्ट हमारा ऐसा है कि जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम पढ़ना पड़ेगा ही हमको। और एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस एग्जाम में, तो इसमें लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 तरीके से कैटेगराइज करना है। एक है रीजनिंग को वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। हमें ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है, जो हमारे जो बेसिक है, कन्वेंशनल है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सीरीज के तो आप जानते हैं नंबर सीरीज वगैरह होता है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, वो अलग पॉइंट है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन हो गया, और फिर अगला हो जाता है आपका, एक और यहाँ पे लिख दूंगा मैं आपको, वैसे सिटिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट है, पर उसको कहते हैं पजल टॉपिक जो है, जिसमें आप सिटिंग अरेंजमेंट में रैंकिंग अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। रैंकिंग अरेंजमेंट, ये दोनों ही एक पार्ट है, पर पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और एक आपका हो गया डायरेक्शन। ये 3-4 टॉपिक को अच्छे से करके जाएगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन एक टाइम पे आते थे, पर अब थोड़े कम हो गए। और सीरीज के क्वेश्चन तो आप जानते हैं बहुत आसान है, वो तो लगातार पूछे जा रहे हैं हर रीजनिंग के एग्जाम के तरीके से। पर आपको पहले क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरे नंबर पे आपको करना है पजल के क्वेश्चंस। ये सबसे ज़्यादा आ रहे हैं लगातार 2019 के पेपर से, अगर आप देखेंगे, चाहे Tier 1 का एग्जाम हो, चाहे Tier 2 का हो। अर्थात मतलब कि इन टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी। बाकी मैंने और टॉपिक आपको बता रखे, जैसे आपके और भी टॉपिक होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, वो तो हम सभी जानते हैं। सिलॉग हो गए, वो तो आसान होते हैं, पर इनमें ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि टाइम टेकिंग होते हैं। और जितना हो सकता है आप इन पे पूरी पकड़ बना लीजिए, रैंकिंग के, सिटिंग अरेंजमेंट के, पजल के, क्योंकि इनके लिए कोई आपको ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। और दिमाग कैसे बनेगा, जब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी। मॉक टेस्ट कैसे करना है, काफ़ी लोग कहते हैं सेपरेट लगाना है, सेपरेट मत लगाइएगा, एक ओवरऑल लगाइए पूरा। हो सकता है तो आप मैथ्स का अलग लगा सकते हैं, रीजनिंग का अलग लगा सकते हैं, पर एक कंप्लीट लगा लेंगे तो ठीक ही रहेगा। कोशिश शुरुआत करनी है प्रीवियस ईयर के सेट के साथ, फिर मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको स्ट्रेटेजी हमने बता दी है। बाकी आपको सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, बाकी आप जाके विजिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप बता दीजिएगा, उसकी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। हाँ, बाकी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो भी चीज़ें हैं, नया कंटेंट जो है हम सारा आपको यूट्यूब पर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर समय नहीं रहता मेरे पास, और समय नहीं रहता इसलिए मैं यूट्यूब पर बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। पर इस बार कोशिश करिए कि एक्टिव रहेंगे और आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, है ना।